जनाब डॉक्टर रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब का। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे कराची से डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथिक कम्युनिटी के हवाले से यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेमिनार का इनेकाद किया गया। हम ख़ास तौर पर मशकूर हैं डॉक्टर अतीक अंसारी साहब के और आप तमाम हाज़रीन के कि आप लोग यहाँ पर आए और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज जो है मेरा जो टॉपिक था वो ख़ास तौर पर एलर्जिक रिनाइटिस या इलेक्ट्रिक साइनोसाइटिस के हवाले से हम बात करेंगे। रिनाइटिस या साइनोसाइटिस आमतौर पर हमारी बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को बीमारियों को हम साइनोसाइटिस या रिनाइटिस कहते हैं, ख़ास तौर पर हमारी नेज़ल से रिलेटेड। जिस तरह आर्थराइटिस का आपने नाम सुना है, जोड़ों के दर्द, इसी तरह रिनाइटिस या साइनोसाइटिस ये हमारी नाक के जो एयरवेज होते हैं इसकी बीमारी को हम ये कहते हैं। लेकिन ये इनकी बहुत सारी कॉज होती हैं, ख़ास तौर पर एलर्जी की भी जब हम बात करते हैं तो एलर्जी के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक है इनर टाइप की और एक है आउटर टाइप की। यानी कि वो चीज़ें जो आमतौर पर माशरे के अंदर आप देखते हैं कि हमारे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलर्जन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिसको जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और एक केमिकल कंपोजिशन जो कि हिस्टामाइन के नाम से है वो जो है वो प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ जो है हमारे जितने भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो कंट्रोल करता है। लेकिन जब एलर्जन जब जाता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको रिएक्ट करती हैं। आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो जिस तरह एक माशरे के अंदर जब आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, तो एक तरह से बहुत सारी ऐसी केमिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि माशरे के अंदर आपको नज़र आएंगी। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर आपका अगर इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती। अब जब ये रिनाइटिस आमतौर पर जो है एक इसकी वजह यह भी है कि हम जो है वो नेचुरली जो है ख़ानदानी भी होता है बाज़ सूरतों में। अब इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, किस वजह से होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन उनकी वजूहात में जो मेन जो है स्नोजिस या जिनको हम कहते हैं छींकें आना, आम तौर पर सुबह के वक्त जिस वक्त आप बेड पर होते हैं उस वक्त आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप बेड से जब नीचे उतर जाते हैं या फिर पानी जैसी मुंह पे डालते हैं या वो ख़वातीन वो बच्चियां के जो कपड़े धोती हैं उस वक्त उनको जो है वो स्नोजिस बहुत ज़्यादा आ रही होती है। न सिर्फ स्नोजिस छींकें, इसके साथ साथ आंखों से पानी भी निकलता है, नाक से पानी निकलता है और पानी भी किस तरह सा होता है, गाढ़ा भी होता है, पतला भी होता है और ग्रीनिश या येलोइश टाइप का भी होता है। इसके साथ साथ न सिर्फ हमारे गले में थ्रोट के अंदर ईचिंग सी महसूस होती है, बाज़ सूरतों में हमारी नाक के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई क्रॉलिंग कर रही है। ये सारी चीज़ें ये सारी जो सिम्टम्स हैं, और एक और भी कि जो हमारा तालू है, इस तालू पे भी बाज़ दफ़ा खारिश महसूस होती है, कुछ केसेस में हमने देखा है उसके अंदर। अब जब ये केसेस होती है तो लाजिम सी बात है ना आप कोई काम सही तरीके से कर सकते हैं, बाज़ सूरतों में इसमें आपके पेन भी होने लगता है, बाज़ सूरतों में इसके अंदर आपको फीवर भी होने लगता है अगर ये क्रॉनिक हो जाए। तो जैसे जैसे ये चीज़ इनिशियल से जब क्रॉनिक की तरफ बढ़ती है तो वैसे वैसे ही हमारी बॉडी के जितने भी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। फिर हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास और जाने के बाद हम उससे कोई एंटी एलर्जी टैबलेट लेते हैं। जब हम एंटी एलर्जी टैबलेट लेते हैं तो वो क्या करती है कि हमारे म्यूकस को, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो बन रहे हैं, म्यूकस को स्टिल कर देती है, रोक देती है, ना कि उसको ख़त्म करती है। तो हमारा जो एयरवेज सिस्टम है, जब उसके अंदर जो वो चीज़ ब्लॉकेज आ जाएगी तो फिर हम क्या करते हैं कि आम तौर पर नाक जो है हमारी बंद होती हुई महसूस होती है, कभी लेफ्ट साइड की, कभी राइट साइड की, कभी दोनों तरफ, और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि मुंह खोल कर भी सोते हैं। लेकिन इसका परमानेंट क्योर आम तौर पर आपको नहीं मिलता। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं।
इसकी मेन कॉजेस में से जो है, जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उन टाइप्स में से आपको कौन से टाइप की एलर्जी है? बहुत सारे लोग, हम इसको जो एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं आमतौर पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस टाइप की किस चीज से खाने से हमें हुई है। आमतौर पर घरों के अंदर आपके सोफे हैं, आपकी कारपेट्स हैं, हम उसकी प्रॉपर तरीके से डस्टिंग नहीं करते। उन डस्टिंग्स के न करने की वजह से भी एलर्जी होती है। क्यों? कि जो डस्ट होती है वो एक केमिकल बनाती है और वो जाके फिर आपके नाक में जब जाते हैं तो आपका बॉडी जो है उसको ओवर एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से एक होती है। कुछ चीजें ऐसी आपने देखा होगा खवातीन में, बच्चों में, कि आमतौर पर जब हम मशीन लगाते हैं उसके बाद जो है जब कपड़े धोके तो फिर नजला बहुत शुरू हो जाता है और छींकें ऐसी होती हैं कि जो रुक नहीं रही होती हैं। तो साइनोसाइटिस रियोनाइटिस की ये मेन जो है कॉजेज हैं। अब आ जाइए कि हम इनको किस तरीके से हम इससे बचा जा सकता है और हम अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं। आमतौर पर जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कोई एंटी एलर्जी टैबलेट आपको दे दी, आपने वो खाई, लेकिन उससे क्या हुआ कि आपको नींद आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टैबलेट ले, रिजेक्स की मिसाल ले लें, आमतौर पर छोटी सी है, लेकिन क्या है, वो आपकी उस चीज को ब्लॉकेज कर देती है। लेकिन जब तक कि आपके वो एयरवेज खुलेंगे नहीं, आपकी नाक जब तक के खुलेगी नहीं, उस वक्त तक वो सही नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं, देखा होगा कि आपने बच्चों में या बड़ों में नाक की हड्डी, जिसको हम कहते हैं प्लैप्स, नेजल पोली, बढ़ जाती हैं। या आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो नाक की जो बीच वाली है ये टेढ़ी होती है थोड़ी, ठीक है, वो टेढ़ी होती है। अब उसके लिए या तो हम क्या करेंगे, सीधा कैसे करेंगे, लेकिन अगर हमारी ये ब्लॉकेज जो कि नेजल पे जो हमारा जो म्यूकस जो बाहर आ रहा है, ये ब्लॉकेज अगर हम उसको सही कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। कुछ चीजों में तो हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन है कि जिसके जरिए हम ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने में भी हम क्योर कर सकते हैं पुराने से पुराने साइनोसाइटिस रियोनाइटिस को या एलर्जी को। इसके लिए हमें सिर्फ मेडिसिन पे कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा कि हम कहें कि सिर्फ मेडिसिन ही सही करती हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हर वो चीज, खाने की वो चीज, न्यूट्रिशंस में हमें सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशंस को भी देखना होगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो म्यूकस बना रही हैं। क्यों? म्यूकस मेन कॉज है। कॉज जो है मेन म्यूकस है। म्यूकस ज्यादा बन रहा है और जब ये ज्यादा जब बनता है तो क्या होता है, आपके थ्रोट में जाता है और फिर ये जाता है आपके लंग्स में। अगर आपने इसको इनिशियल लेवल पे अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो यही चीज आगे जाकर इस्थमा पे बन जाएगी, यही चीज जाकर आपके लंग्स को जो है इंजेक्ट करेगी। आपने देखा होगा कि गले के अंदर बहुत से लोग इस तरह करते हैं, वजह क्या है कि वो उनके गले से वो नीचे जा रही होती है और फिर जाकर जब वो चेस्ट पे जब जाके बैठ जाती है तो फिर उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हम उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वॉमिटिंग के जरिए, बहुत सारी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। लेकिन जब कंजेक्शन जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर आप उसको मेडिसिन के थ्रू बहुत टाइम लग जाता है। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं कि जो नेचुरल हैं कि जिसके जरिए हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी डाइट है, उन डाइट में जितनी हमारी डेयरी की जो मसनूआत हैं, जो चीजें डेयरी मिल्क से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो म्यूकस बढ़ाती हैं, उसको कोशिश कीजिए कि उसको जो है वो कम कीजिए। साथ साथ ऐसी नेचुरल चीजें कि जो हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या हमारे पास दालें हैं, या हमारे पास ऐसी चीज के जिसके अंदर आपके जो है वो ऑयली कम हो, जब ये चीजें एक हम लेंगे, उसके साथ साथ जब हम मेडिसिन लेंगे, और साथ साथ एक और चीज कि बाद सूरतों में हम क्या करते हैं कि सिर्फ मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग इनहेलर टाइप की भी चीजें होती हैं, आप नोज के अंदर कर रहे हो, वो आपको क्या करती हैं, टेम्परेरी तौर पर आपको प्रोटेक्ट तो कर देती हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं करती। परमानेंट क्योर करने के लिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपकी सेंसेशन, लोकेशन, मॉड्यूलेशन, आपकी एज के हिसाब से, बच्चा है तो अलग है, बड़ा है तो अलग है, बूढ़ा है तो अलग है, फिर उसकी मेडिसिन की जो है पोटेंसी भी बहुत डिजर्व करती है। कहाँ 30 में देना है, कहाँ 20 में देना है, कहाँ आपने जो है 200 में देना है, कहाँ CM में देना है, कहाँ LM में देना है,
ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई मेडिसिन, हर मेडिसिन जो है वो 30 में ही काम करती है। ये डिपेंड करता है जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपसे केस लेते हैं, आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो आपको जो मेडिसिन जो आपको जो प्रिस्क्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा। तो जब हम अगर इसमें होम्योपैथिक के हवाले से बात करेंगे तो होम्योपैथिक में हमारे पास जो सबसे जो टॉप पर जो दवा आती है आमतौर पर हमारे पास वो आती है, हमारे पास नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर हमारी एक वो दवा है कि जो जितनी आपकी स्नोजिस वगैरह अगर आती हैं उसके अंदर पतला पानी आता है, उसके अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। दूसरी हमारे पास है एलियम सीपा। एलियम सीपिया भी जो है ये भी एक बहुत अच्छी दवा है जो कि खास तौर पर क्रोजिया के लिए या आपके इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत अच्छी दवा है। एक और हमारी दवा है सोराइनियम। सोराइनियम जो है अगर इसकी आप 1 ml अगर एक डोज दे देते हैं 1 ml 1 मंथ के लिए इनफ है। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबरक्लोनिम, आर्सेनिक एल्बम, ये हमारे पास, इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो हम अगर मरीज को देते हैं और साथ साथ उसको अगर हम मॉनिटर करते हैं, प्रॉपरली हम उसको मॉनिटरिंग में रखते हैं, तो इंशाअल्लाह 1.5 से 2 महीने में पुराने से पुराना भी अगर उसका होगा रिनाइटिस, साइनोसाइटिस, इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। मेरा ख्याल है आज के दिन इतना काफ़ी है। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जो प्रोग्राम होंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ पर हम लेक्चर देते हैं, और ख़ास तौर पर शफीक चिश्ती साहब और हम लोगों ने जो ये बनाई है इसका मकसद ही ये है कि इसके अंदर जो नए बच्चे हैं, नए डॉक्टर्स हैं, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, वेयर दे डू, कहाँ जाएं, एक ही हॉस्पिटल है, प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है हमने, यहाँ पर आप लोग आइए, आप में अगर पोटेंशियल है आप इधर आइए, सीखिए, और सिखाने का जो है ये वॉइस ऑफ हेल्थ, ये सीखने और सिखाने का, और ख़ास तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए कि वो बच्चे के जो नए हैं, सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आइए, इंशाअल्लाह आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।